Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हमने करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ दो क्वेश्चन कर लिए थे हमने 1 और 2। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7 ना। देखते हैं बच्चों, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दें। कहता है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नंबर 1, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं आपके पास, ए एंड बी। कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि कोई पॉइंट सी हो जो इन दोनों के बिटवीन हो। लेट्स सपोज जैसे कि ये दोनों पॉइंट है ए एंड बी, तो एक पॉइंट सी समवेयर यहाँ पे है ना, इनके बिटवीन, ए एंड बी के बिटवीन, ठीक है। और आगे कहता है नंबर 2 में, कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। देखिए कैसे, ये ए और बी दो फिक्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए, और जो तीसरा पॉइंट था सी, उसको चलो मैं डी से इस बार कह देता हूँ। तो तीनों पॉइंट्स लाइन पे नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है ना, ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब क्वेश्चन को एक बार और मैं पढ़ रहा हूँ और समझा देता हूँ। कहता है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट आपको दे रखे नीचे। कहता है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो आप देख सकते हैं इस वाली सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन कहता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, और वो सेम लाइन पे ना हो। तो देखिए 3 पॉइंट्स हैं और जो कि सेम लाइन पे नहीं हो, ये दूसरी सिचुएशन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब उसकी बात करते हैं। तो पूछा है आपसे, कहते हैं कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्वेश्चन मार्क। मतलब कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स भी हैं जो कि पहले डिफाइन होनी चाहिए थी। तो यस, बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें पॉइंट्स की बात की गई है, लाइंस की बात की गई है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इसको पहले डिफाइन करना था ना हमने इस पोस्टुलेट से पहले। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले इतने से पोर्शन का। तो इसका आंसर है यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसने दूसरा क्वेश्चन बोला इसी में, कह रहे हैं कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है? तो यस, बिल्कुल है। तो द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये रेफर करता है दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस को। तो बिल्कुल ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ओके। अब अगला पढ़ते हैं। अगले में क्या बोला इसने, कहता है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। कहता है कि ये किसी पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है या फिर नहीं? तो नहीं, ये एक्सियोम्स को फॉलो करता है। देखिए कहते हैं कि नो, ये फॉलो नहीं करता। कहते हैं कि दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो अ एक्सियोम। कौन सा एक्सियोम? कहता है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर कुछ थ्योरी में ऐसे देना था आपने। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन को तो रफ कर ही देता हूँ एटलीस्ट, और यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर आई थिंक 86 पे है, नेक्स्ट पेज पे है NCERT में। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ध्यान दें। तो कहता है कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि कोई पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो इट मीन्स आपको गिवन है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ओके। अब कहता है कि कॉमा देन प्रूफ दैट, तो आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC is equal to
हाफ ऑफ ए बी, ओके फुल स्टॉप। कहता है कि एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, और आपने एक्सप्लेन करना है फिगर को ड्रॉ करके, ठीक है कर देते हैं। तो फिगर तो सिंपल ये रहेगी, ये ए और बी दो पॉइंट हो गए और सी कहीं पे समझे यहाँ पे इसके बिटवीन है ए एंड बी के। अब देखिए भाई आपसे ये बोला है कि ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए आपको क्या चीज़ गिवन है, यानी कि वी हैव, हमारे पास है ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है ए सी और बी सी इक्वल है। अब मेरे को क्योंकि ए बी बनानी है तो बी सी में मैं क्या ऐड करूँ कि ए बी बन जाए, तो बी सी में मैं अगर ए सी ऐड कर दूँ तो ए बी बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ए सी को बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। और आप ये जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि दो इक्वल क्वांटिटी में मैं इक्वल को ऐड करता हूँ तो जो होल आता है वो भी इक्वल आता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पे रीजन में भी लिख देता हूँ, ठीक है क्या चीज़ लिखूँगा, इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है ओके। अब देखिए ए सी और ए सी मिलके क्या हो जाएगा 2AC, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ ए सी और बी सी को तो ए बी आ जाएगा। अच्छा इसका भी रीज़न है कि ए बी क्यों आ जाएगा, क्योंकि बेटे जो ए सी और बी सी है यानी कि ए सी प्लस बी सी जो है वो कोइंसाइड करती है किसको बेटा, ए बी को, है ना। तो दिस कोइंसाइड विद ए बी, ठीक है बच्चों ओके। तो ये इस तरीके से ये दोनों इक्वल होंगे। सो देयर फोर वी कैन से ए सी इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो 1/2 ऑफ ए बी हो गया। और आप चेक कर लो यही तो प्रूफ करना था। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कीजिए फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इन क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आना चाहिए। पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉइंट सी है उसको हम मिड पॉइंट कह दें तो ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको ये प्रूफ करना है कि हर एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखिए भाई ये एक लाइन थी आपके पास ए बी, है ना, और ये सी इसका मिड पॉइंट था, ये हमें दे रखा था। और इसी के जरिए हमने ये प्रूफ किया था कि ए सी जो है 1/2 ऑफ ए बी होगा। बिल्कुल ये प्रूफ कर रखा है हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी कैसे प्रूफ किया ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूँ ना, तो दोबारा नहीं बता रहा इसलिए, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि एक पॉइंट डी भी है और उसको मैंने मान लिया कि मिड पॉइंट है ये, है ना, ये मैंने माना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कंट्राडिक्शन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि जो मैं मान रहा हूँ वो मैं गलत मान रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली कि कंट्राडिक्शन से ये एक ही मिड पॉइंट आ जाएगा ना। अब देखते हैं, तो लेट किया कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है बच्चों, कि डी को मैंने ए बी का मिड पॉइंट माना। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट होता तो सिमिलरली इसी तरीके से ए डी भी तो हाफ ऑफ ए बी होता नहीं होता भाई। अगर जैसे सी मिड पॉइंट है तो ए सी हाफ ए बी है, तो डी मिड पॉइंट होता तो ए डी होता हाफ ए बी के, है ना ओके। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, देखो आर एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल होगी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, और ए सी और ए डी देखना, अभी ध्यान से देखना, देखो अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ। ये रहा ए सी, ये रहा ए डी, ये भी पॉइंट है कि क्या ए सी और ए बी इक्वल हो सकते हैं। देखो ना ए सी ये वाली लाइन है और ए डी ये वाली लाइन है, यार साफ नज़र आ रहा है कि ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि छोटा बड़ा साफ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों को इक्वल होना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये एक ही पॉइंट हो, है ना, तभी तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि सी एंड डी जो है वो कोइंसाइड करें, है ना, तभी ये फिर इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं ये लिख दूँ कि इट मीन्स सी एंड डी जो है वो क्या है, कोइंसाइड है। इट मीन्स पॉइंट सी एंड डी, ठीक है, पॉइंट सी एंड डी कोइंसाइड, ठीक है बच्चों, तभी ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एंड डी अगर कोइंसाइड है यानी कि एक ही पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये तो प्रूफ करना था कि एक ही पॉइंट होता है किसी भी लाइन के मिड पे, ठीक है, तो प्रूफ हो चुकी बात। ओके, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में लिखा है कि इन फिगर, इसकी फिगर गिवन है आपको, और कहता है ए सी इक्वल टू बी डी है, देन प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। देखो कुछ फिगर में ऐसा कुछ दे रखा है कि ये यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे कहीं पे डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इट इज गिवन दैट कि इफ ए सी इक्वल टू बी डी, आपको दे रखा है कि ए सी और बी डी दोनों इक्वल साइड्स हैं, देन प्रूफ दैट, और आपने प्रूफ करना है, प्रूफ क्या चीज़ प्रूफ करनी है आपने, कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ओके, बस इतना सही है, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, और मैं आपको ये भी बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखिए प्रूफ, तो ए सी इक्वल है बी डी के, यानी कि ए सी ये है और बी डी ये है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ए बी और सी डी को इक्वल दिखा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ईजीली हो जाएगा। अब बस ध्यान दें, देखो एक काम करते हैं, ए सी और बी डी आपको दे रखा है ना, इसी को मैं ले लेता हूँ कि वी हैव ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना। अब ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ये देखिए ना, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ ना, और रीज़न में आपको पता ही है कि ये इसको कोइंसाइड करते हैं इसलिए, और रीज़न मैंने दे रहा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। सिमिलरली कि बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और रीज़न सेम ही है कि ये इसका जो सम है यानी कि बी सी प्लस सी डी कोइंसाइड विद बी डी, ठीक है, ये रीज़न है। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए बी इक्वल सी डी नहीं आ गया, और आप पूछोगे सर ऐसे कैसे, यार ये बी सी और बी सी कैंसिल नहीं रहेगा, ये बी सी प्लस का होता जाके माइनस होगा, तो प्लस माइनस जीरो खत्म, तो क्या बचेगा, यहाँ से ए बी और यहाँ से सी डी बचेगा। तो ये तो प्रूफ करना था, आप चेक कर लो, ए बी इक्वल टू सी डी तो प्रूफ करना, तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहते हैं कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स, जो आपके यूक्लिड्स एक्सियम्स की लिस्ट में जो एग्जाम नंबर 5 है, 5th है, उसके लिए कहता है कि कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और नॉट दैट, ब्रैकेट में लिखा है नॉट दैट क्वेश्चंस इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो 5th पोस्टुलेट में लिखा गया, 5th एक्सियम में लिखा गया है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने ये बताना है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए बेटा, एग्जाम 5th क्या कहता है, पहले तो एग्जाम 5th देखेंगे, कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरी पूरी बॉडी है ना, ये पूरा होल हो गया, अब ये हाथ क्या है, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, तो मेरी पूरी बॉडी जो है वो हमेशा पार्ट से बड़ी रहेगी नहीं रहेगी, बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सर्कल है, मैं इसमें से 1/4 सर्कल हटा देता हूँ, तो इट इज़ क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा, किसका, इस सर्कल का पार्ट है। तो ये सर्कल का जो पार्ट, ये जो सर्कल है वो पार्ट के हमेशा बड़ा रहेगा नहीं रहेगा, तो वही वाली बात लिखिए कि होल जो है वो हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से, ठीक है बेटा, तो ये बात समझ गई थी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा मैंने, ट्रू, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज उसका रीज़न भी है, बिकॉज
पार्ट इज इंक्लूड इन दी होल, पार्ट में जो इंक्लूड है, कहता है कि पार्ट इज इंक्लूड इन दी होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल, यानी कि जो पार्ट होता है वो होल के अंदर ही इंक्लूड होता है, तो वो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो होल हमेशा बड़ा होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई 5.1। अब इसके बाद आपके आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में 2 ही क्वेश्चन है, और कुछ मेरे ख्याल से 1 या 2 एग्जाम्पल होंगे, शायद से 1 ही है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।